Dear students, welcome back to you in our ongoing chapter globalization. I hope you would have understood clearly our last part of this chapter. Now continue from here. So resistance to globalization, वैश्वीकरण के प्रतिरोध या विरोध, इसमें हम वो सारी बातें पढ़ेंगे कि जिनमें वैश्वीकरण की आलोचना होती है, जो बातें वैश्वीकरण को कहीं ना कहीं उसकी आलोचना करती है, वैश्वीकरण को कम करने की बात करती है, वैश्वीकरण का विरोध करती है एक तरह से। तो सारे पॉइंट्स इसमें हम करेंगे। फर्स्टली यहाँ से देखिए, द लेफ्ट आर्ग्यू दैट कंटेम्प्रेरी ग्लोबलाइजेशन रिप्रेजेंट्स अ पर्टिकुलर फेजेस ऑफ ग्लोबल कैपिटलिज्म दैट मेक्स द रिच रिचर एंड फ्यूअर एंड द पुअर पुअरर। तो इसका क्या मीनिंग हुआ भाई? लेफ्ट आर्ग्यू, जो लेफ्ट है, लेफ्ट का मतलब है एक विचारधारा होती है जिसको वामपंथी विचारधारा बोलते हैं। विचारधारा का नाम है वामपंथी विचारधारा। ये वामपंथी विचारधारा का मतलब क्या है? ये विचारधारा जो डेवलप हुई है मार्क्सवादी विचारधारा से डेवलप हुई। ये कहाँ से आई? मार्क्सवादी विचारधारा से आई है। हिंदी इंग्लिश सेम रहेगी इसमें, MARXI एज ए मार्क्सवादी, ठीक है। तो ये मार्क्सवादी विचारधारा से आई। और ये मार्क्सवादी क्या थी? मार्क्स नाम का एक व्यक्ति था, ये उसकी विचारधारा थी। कार्ल मार्क्स नाम का व्यक्ति था, एक विद्वान था पॉलिटिकल साइंस का। जर्मनी में 1818 स्टटगार्ट में उसका जन्म हुआ था। तो एक व्यक्ति था, उसने कुछ विचार दिए थे राजनीति विज्ञान के बारे में, देश दुनिया के बारे में। तो यहाँ से वामपंथी विचारधारा डेवलप हुई। उसके विचार क्या थे? उसके विचार ये थे कि भी चीज़ें हैं, जो संस्थाएं, इंस्टीट्यूशंस हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी रहने चाहिए, क्योंकि प्राइवेट चीज़ों में, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में एम्प्लॉय का शोषण होता है। उसका मानना था कि प्राइवेट लोग काम तो इतना करा लेंगे उससे, इतना सारा, और पैसे के नाम पे इतने से करा देंगे उसको, थोड़े से, इतने चुटकी भर। तो कहते हैं कि वो मजदूर के पैसे वो खा जाते हैं, कंपनी के मालिक खा जाते हैं, कॉर्पोरेट हाउसेज वाले जो होते हैं ना, वो खा जाते हैं। तो एम्प्लॉय को उसका लाभ, जो इतने काम किया है उसकी सैलरी उसको नहीं मिलती। एक हिंदी में एक कवि हुए हैं, माखनलाल चतुर्वेदी शायद ही वो हुए हैं। तो उन्होंने लिखा था कि है मजदूर तू सब चीज़ों का निर्माता, सब चीज़ों से दूर। मीन्स चीज़ें सारी बनाता है मजदूर, लेकिन यूज़ तो कोई और ही करता है उनको। यूज़ तो पैसे वाले करते हैं, मजदूर के पास पैसे नहीं होते। जिनके पास 10 पैसे हैं वो लगा करके उनको 100 पैसे बना रहे हैं। मजदूर के पास 0 पैसे है तो 0 पे ही शुरू होता है, 0 पे ही ख़त्म हो जाता है। ऐसा कहा किसने? कार्ल मार्क्स ने। तो इसी की विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं। और फिर उसने सुधार के लिए क्या कहा था कि चीज़ों को सरकारी रखो, आप सार्वजनिक रखो, मजदूरों की हिस्सेदारी रखो उनमें, तो या फिर उनको सार्वजनिक रखो। प्राइवेट जो पैसे हैं, जो प्राइवेटाइजेशन है चीज़ों का, निजी संस्थाएं हैं, प्राइवेट पूंजी है, उसको ख़त्म कर दीजिए, तभी समस्या का हल होगा। तो भाई इसी की विचारधारा को अपनाते हैं वामपंथी। और वामपंथी में भारत में वामपंथ नाम की 2 पार्टियां हैं जो वामपंथी विचारधारा को फॉलो करती हैं, CPI और CPIM, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी। पहले एक ही हुआ करती थी, यही थी। जो चाइना के साथ वार हुआ था हमारा 1962 में, उसके बाद से इस पार्टी का विखंडन हो गया था। ये 2 बन गई थी पार्टी। अब 2 पार्टियां हैं जिनको लेफ्टिस्ट या लेफ्ट विचारधारा को फॉलो करने वाली माना जाता है। तो बेसिकली ये ग्लोबलाइजेशन को क्यों विरोध कर रही हैं, इनका भी यही कहना है कार्ल मार्क्स की तरह से कि रिच बन रहे हैं, पुअर बन रहे हैं। ज़्यादा जो MNCs हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इंडस्ट्री है, वो सारी अमीर लोगों की है। वो उससे सामान बेच करके लेबर सस्ती रखते हैं, थोड़ी पैसे देते हैं, और वो सारा लाभ वो खुद हड़प जाते हैं। तो ऐसा कहना है लेफ्ट का, वामपंथ का। वीकनिंग ऑफ द स्टेट लीड्स टू रिडक्शन इन द कैपेसिटी ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इट्स पुअर। और ये राज्य की अवधारणा को, राज्य को, देश को ये कमज़ोर भी बनाते हैं, इस लायक कर देते हैं क्यों? ताकि वो कमज़ोर लोगों के फेवर में ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिसियाँ न बनाएं, उनका प्रोटेक्ट नहीं करें। अब देख लो ना, टाइम टू टाइम लेबर एक्ट में चेंजेस आते रहते हैं। जो एक मिनिमम न्यूनतम प्राइस होता है वो नहीं दिया जाता लेबरर को। समस्याएं सारी लेबरर की हैं। कोई कंपनी डूबती है या कंपनी में छंटनी होती है तो किन लोगों को हटाते हैं? लेबरर को। कभी सुना है मैनेजर की छुट्टी हो गई या जो डायरेक्टर था वो डूब गया, उसको जेल में डाल दिया पकड़ करके, करोड़ 1.5 कभी भी नहीं ऐसा होता। भुगतना किसको पड़ता है? लेबरर को ही भुगतना पड़ता है। और सरकार फिर संरक्षण नहीं कर पाती जब पूंजीवादी व्यवस्था होती है। तो ऐसा सब बोला है कि इन्होंने, लेफ्टिस्ट ने। क्रिटिक्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन फ्रॉम द पॉलिटिकल राइट एक्सप्रेस एन एंग्जाइटी ओवर द पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल इफेक्ट्स। तो ये एक दूसरी विचारधारा हमारे यहाँ पे, पॉलिटिकल राइट। पॉलिटिकल राइट का मतलब है, ये है दक्षिणपंथी, हिंदी में इसको बोलेंगे दक्षिणपंथी।
दक्षिणपंथी का मतलब है कि ये वो लोग हैं जो बदलाव में तो विश्वास करते हैं लेकिन संवैधानिक तरीके से बदलाव में विश्वास करते हैं। और दक्षिणपंथी विचारधारा वाली हमारे यहाँ पर जो पार्टी है मेनली वो है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, वर्तमान में जो रूल कर रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। तो इस बीजेपी पार्टी का या राइटिस्ट विचारधारा आइडियोलॉजी को अपनाने वाली जो पार्टियाँ दक्षिणपंथी विचारधारा को बनाने वाली हैं वो क्या कहती हैं? वो कह रही है कि ग्लोबलाइजेशन से जो खतरा है ना वो राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक खतरा है। और ज़्यादा तो इनको ये सांस्कृतिक खतरा ही लग रहा है। इकोनॉमिक में तो ये भी ग्लोबलाइजेशन के ही फेवर में आप देख रहे हो, ये सारी की सारी इंडस्ट्री को प्राइवेट करते जा रहे हैं, सुधार नहीं कर रहे, प्राइवेट कर रहे हैं। तो इकोनॉमिक इनको खतरा लग नहीं रहा, पॉलिटिकल खतरा नहीं लग रहा, इनको खैर कंट्रोल कर ही जाते हैं कहीं ना कहीं MNCs वगैरह। तो ज़्यादा तो इनको सांस्कृतिक खतरा लगता है कि हमारी कल्चर को ख़त्म कर रही है ग्लोबलाइजेशन की वजह से। कल्चर ख़त्म हो गई। कल्चर कैसे ख़त्म हो गई आप देख ही सकते हो कि भाई हमारा रहन सहन का स्टाइल, कपड़े पहनने का स्टाइल सारा ब्रिटिशर या वो यूरोपियंस वेस्टर्न्स की तरह से हो गया, अमेरिकन की तरह से हो गया। वही हम कपड़े पहनते हैं, वही हम खाने खाते हैं। हमारे जो यहाँ की लोकल चीज़ें थी या जो रीति रिवाज कस्टम हुआ करते थे वो सारी चेंज हो गई और अपना ली कौन सी वेस्टर्न कल्चर अपना ली हमने। उनकी तरह से जो युवा पीढ़ी है वो पहले अरेंज मैरिज मैक्सिमम होती थी, अब लव मैरिज की ओर भाग रहे हैं। दूसरा, पेरेंट्स की बात कोई सुन नहीं रहा, पेरेंट्स को मान सम्मान नहीं मिल रहा। तो ये सारा किसका इफेक्ट है? वेस्टर्न कल्चर का। कि वेस्टर्न में ऐसा होता है कि माँ बाप बच्चे को डांट फटकार ज़्यादा सा नहीं सकते, मारपीट नहीं कर सकते। तो सारी चीज़ें अडोप्ट हो रही हैं कहीं ना कहीं, तो इनको एक खतरा है। जैसे लैंग्वेज को ही ले लो आप, क्या ये कह रहे हैं दक्षिणपंथी विचारधारा वाले कि हिंदी को बढ़ावा दिया जाए। इंग्लिश ने हिंदी को ख़त्म कर दिया, उसकी जड़ उसका नाश कर दिया, तो हम कहीं ना कहीं हिंदी को बढ़ावा देंगे। तो आप देख रहे हो उसका प्रभाव हो भी रहा है। बैंकिंग में कहीं भी आप जाओ तो हिंदी में अब जो हिंदी को उसका सम्मान जो मिल रहा है, वो उचित स्थान था वो मिल रहा है उसको। तो इस सारी बातें। इसके बाद मैनी एंटी ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट्स आर नॉट अपोज्ड टू द आइडिया ऑफ ग्लोबलाइजेशन पर सी as much as they are opposed to a specific program of globalization which they see as a form of imperialism। और अनेक बहुत सारे जो ग्लोबलाइजेशन के विरोध में आंदोलन करने वाले हैं उनका ये मानना है कि हमें ग्लोबलाइजेशन से कोई प्रॉब्लम नहीं, ना इससे कोई खतरा किसी चीज़ को। लेकिन ग्लोबलाइजेशन इंपीरियलिज्म को बढ़ावा देता है। इंपीरियलिज्म क्या होता है? साम्राज्यवाद। साम्राज्यवाद को ये बढ़ावा देता है। साम्राज्यवाद का मतलब होता है एक देश के द्वारा दूसरे देश पर कब्जा। और कौन सा देश किस पर कब्जा कर लेगा? जो मजबूत देश होगा कमज़ोर देश को दबा लेगा। जैसे आपने हिस्ट्री में देखा था, ये सुना भी होगा आपने कि जो ब्रिटेन था उसका सूर्य कभी अस्त नहीं हुआ करता था। सिमिलर टाइम में 54 नेशंस पर उसका कब्जा था। 54 देशों पर, कॉमनवेल्थ में 54 देश हैं, उन पर उसका कब्जा था। उनका सूर्य कभी अस्त नहीं हुआ करता था। तो ये साम्राज्यवाद था। अगले ब्रिटिशर, ये ब्रिटेन ही नहीं, उसके अलावा फ्रांस, यूरोप के बहुत सारे देश, नीदरलैंड, ये सारे देश जो है वो दूसरे देशों पर छोटे, जर्मनी, ये सारे देश छोटे देशों पर कब्जा करके रखा करते थे। इसी को साम्राज्यवाद बोलते थे। लेकिन वो डायरेक्ट कब्जा करते थे, जाकर के उन देशों में शासन संभालते थे। अब क्या हो रहा है? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये चीज़ें तो बंद हो गई कि आप छोटे देश पर डायरेक्ट कब्जा नहीं करोगे, उनके रूलर नहीं बनोगे, उनको अपना रूल खुद करने दो, अपना देश खुद चलाने दो। लेकिन अब दूसरा तरीका अपना लिया कि अब इनडायरेक्ट रूप से उनका आर्थिक दोहन किया जा रहा है। उनके वहाँ पर अपना माल सप्लाई कर देते हैं, व्यापार के ऐसे नियम बना देते हैं जिनको अमीर देशों को फ़ायदा होता है, गरीबों को नुकसान होता है। तो ये अप्रत्यक्ष रूप से साम्राज्यवाद है कि उनका कहना है, ये नए आंदोलनकारियों का कहना है कि इस ग्लोबलाइजेशन से साम्राज्यवाद बढ़ता है। तो इसलिए वो इसका विरोध करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। इन 1999 एट द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्रियल मीटिंग देयर वर वाइड स्प्रेड। 1999 में क्या हुआ? WTO के तत्वाधान में मंत्री स्तर की एक मीटिंग हुई और उस मीटिंग में क्या होता है? प्रोटेस्ट्स एट सिएटल एलेजिंग अनफेयर ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस। ये मीटिंग हुई थी सिएटल में, जो कहाँ पे है? USA में है सिएटल। यहाँ पर मंत्री स्तरीय मीटिंग हुई WTO की और इसमें ये कहा गया कि उन्होंने आरोप लगाया कि अनफेयर ट्रेडिंग प्रैक्टिस की जाती है, कि भाई अनुचित व्यापारिक काम के कार्यक्रम अपनाए जाते हैं, ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं जो व्यापार में एक पक्ष को फ़ायदा दे रही हैं, दूसरे को नुकसान दे रही हैं, गरीबों देशों को ज़्यादातर नुकसान दे रही है। ऐसी नीतियाँ वहाँ पर अपनाई जाती हैं। इन पर वहाँ पर इन बातों पर विरोध हुआ बाय द इकोनॉमिकली पावरफुल स्टेट्स, कि आर्थिक रूप से मजबूत देशों के द्वारा ऐसी नीतियाँ अपनाई जाती हैं। इट वॉज आर्ग्यूड दैट द इंटरेस्ट ऑफ द डेवलपिंग वर्ल्ड वर नॉट गिवन सफिशिएंट इंपॉर्टेंस इन द इवॉल्विंग ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम। तो कह रहे हैं कि इससे जो वैश्विक आर्थिक व्यवस्था है
उसमें जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको सफिशिएंट इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती, उनको पर्याप्त महत्व नहीं दिया जाता, उनके हकों को ख़त्म किया जाता है। तो उस मीटिंग में ये मुद्दा उठा। उसके बाद द वर्ल्ड सोशल फोरम WSF इज़ अनदर ग्लोबल प्लेटफॉर्म, ये एक अन्य ऐसा वैश्विक संस्थान है, प्लेटफॉर्म है, विच ब्रिंग्स टुगेदर अ वाइड कोलिशन कंपोज्ड ऑफ, जिसमें ये लोग शामिल हैं ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, मानवाधिकार कार्यकर्ता, एनवायरमेंटलिस्ट्स पर्यावरणवादी, लेबर, श्रमिक, यूथ एंड वीमेन एक्टिविस्ट्स, युवा और महिला कार्यकर्ता। इन लोगों ने क्या किया, अपोज टू न्यू लिबरल ग्लोबलाइजेशन, उन्होंने नव उदारवादी वैश्वीकरण को अपोज किया, उन्होंने इसका विरोध किया। तो ये WSF नाम के फोरम में ये लोग शामिल हैं सारे के सारे, और ये विरोध करते हैं वैश्वीकरण का। क्यों करते हैं? द फर्स्ट, ये विरोध के लिए इनके अपने ही कारण है, यही कारण है कि भी इस पर नुकसान ही ज़्यादा है, फ़ायदे कम है इसमें। तो मानवाधिकारों को भी इनसे नुकसान होता है, पर्यावरण को खतरा होता है, डेवलपमेंट के नाम पर आप पर्यावरण को उजाड़ रहे हो, बड़े बड़े बांध बना रहे हो, सड़कें निकाल रहे हो, वहाँ से रेलवे की पटरियाँ निकाल रहे हो, इंडस्ट्री लगा रहे हो, आप कंक्रीट के जंगल उगा रहे हो, तो इनको इसलिए इससे प्रॉब्लम है। लेबर को है भाई, लेबर को ये है कि भी आप लेबर के फेवर में कानून नहीं बनाते, और जो अतिरिक्त लाभ जो मिलना चाहिए उसको प्रॉपर जो बेनिफिट मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता, तो इन सबको प्रॉब्लम है इससे। द फर्स्ट WSF मीटिंग वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन पोर्टो अल्गेरे, ब्राज़ील इन 2001। WSF की इस संस्था की पहली जो मीटिंग हुई थी वो पोर्टो अल्गेरे में हुई थी, ब्राज़ील के शहर पोर्टो अल्गेरे में 2001 में। ये पूछा जाएगा आपसे एक नंबर में कि पहली मीटिंग WSF की कहाँ हुई, नाम लिख दोगे जगह पोर्टो अल्गेरे, ये किस देश में, ब्राज़ील में, कब हुई, 2001 में। तो इस तरह से क्वेश्चन निकलेंगे यहाँ से। द फोर्थ WSF मीटिंग वॉज हेल्ड इन मुंबई 2004। और एक और ये इंपॉर्टेंट बात है कि चौथी मीटिंग इसकी भारत के मुंबई में हुई 2004 में, ये आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा और भी कई सारे क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं, जैसे हमने लास्ट पार्ट में हमने किया है कि लेफ्ट है, वामपंथी कौन है। तो अभी आपको बताया कि लेफ्ट कौन है, जो मार्क्सवाद की विचारधारा को फॉलो करने वाले हैं, ये दो पार्टियाँ इनसे जुड़ी हुई हैं। तो तमाम बातें वीडियो में जो एक बार फिर से देख लेना, वो लिख दोगे आपने। आपसे पूछ सकते हैं कि भाई जैसे इसी में आपने अभी पढ़ा था कि ये आया था जैसे ग्लोबल कैपिटलिज्म, ये क्या है, वैश्विक पूंजीवाद। वैश्विक पूंजीवाद में ज़्यादातर चीज़ें प्राइवेट होती हैं, निजी होती हैं, प्राइवेट प्रॉपर्टी होती हैं, प्राइवेट इंडस्ट्री के फेवर, इंडस्ट्रियलिस्ट के फेवर में जो है वो कानून बनते हैं, रूल रेगुलेशन उनके फेवर में बनते हैं। तो ये होता है ग्लोबल कैपिटलिज्म। उसके अलावा आपसे पूछ सकते हैं कि पॉलिटिकल राइट कौन है, आपको बता दिया गया। दक्षिणपंथी कौन है, राजनीतिक दक्षिणपंथी, ठीक है। ये वो लोग हैं जो बदलाव में विश्वास रखते हैं, लेकिन संवैधानिक तरीके से बदलाव आने चाहिए, क्रमिक बदलाव आने चाहिए। एक इनमें और इनमें डिफरेंस पूछ सकते हैं आपसे, लेफ्ट और राइट में क्या डिफरेंस है। ये चाहते हैं कि बदलाव एकदम से आए, सारा जो सिस्टम है, व्यवस्था है, राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था एकदम से बदले और क्रांतिकारी तरीके से बदले, मीन्स बदलाव क्विक हो, रातों रात बदलाव आ जाए। और ये कहते हैं बदलाव आए लेकिन धीरे धीरे आए। बदलाव का मतलब यहाँ पर क्या है कि सुधार आए सोसाइटी में। अभी जो है असमानता ही है, पैसा कुछ लोगों के पास इकट्ठा है, कुछ के पास नहीं है। या इनका कहना है कि भाई जो कल्चरल इफेक्ट आए हुए हैं, सांस्कृतिक हमारा डाउनफॉल हो गया है। जैसे कह रहे हैं पॉलिटिकल राइट कि भाई लोग वैलेंटाइन डे को याद रखते हैं, उसको बड़ा ज़ोर शोर से मनाते हैं, शहीद दिवस उनको याद नहीं रहता। तो इसलिए इनकी अपनी समस्याएँ हैं। तो इनका कहना है कि बदलाव आए संवैधानिक तरीके से, और इनका कहना है बदलाव आए सिस्टम में क्रांतिकारी तरीके से। यही फर्क है इनमें। इससे रिलेटेड पार्ट ये है, इनसे रिलेटेड ये है, ठीक है जी। अभी नेक्स्ट करते हैं।